अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है? अरिथमेटिक सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक कांस्टेंट नंबर कंसेक्यूटिव टर्म्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि ये एग्जांपल है कि इसमें फर्स्ट टर्म है 5, उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30। आप देखें कि इसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड होगी, जैसे कि 5 और 10 दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो इन दोनों में 5 का डिफरेंस है। अगर 5 में 5 ऐड करें तो 10 आ जाता है। अब 10 और 15 को देखें तो इसमें भी 5 का फर्क है। 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी तरह से 15 और 20 में भी 5 का डिफरेंस है। 20 और 25 में भी 5, और इसी तरीके से 25 और 30 में भी 5 का डिफरेंस है। यानी कि अरिथमेटिक सीरीज में कंसेक्यूटिव टर्म्स में कांस्टेंट डिफरेंस पाया जाता है। कांस्टेंट डिफरेंस होगा कंसेक्यूटिव टर्म्स में। इसको हम कहेंगे कि डिफरेंस इज डी। यानी कि इस केस में डी की वैल्यू है 5, क्योंकि हर कंसेक्यूटिव टर्म में 5 का डिफरेंस पाया जाता है। 5 5, तो डी की वैल्यू है 5, और ये हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है। अगर हम इसे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में लेकर जाएं तो हम कहते हैं कि फर्स्ट टर्म है ए, यानी कि 5 जो है वो ए है। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी कि ए में आप डी ऐड कर दें, नेक्स्ट टर्म आ गई। फिर उससे अगली टर्म क्या आएगी, आप एक और डी ऐड कर दें, यानी कि अब 2D हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसमें एक डी और ऐड कर दें। इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। तो आप देखें कि हर कंसेक्यूटिव टर्म्स में डी डी का डिफरेंस आ रहा है। ए और ए प्लस डी, डी का डिफरेंस है ए डी प्लस 2D, ए डी ए प्लस डी, और नेक्स्ट क्या है ए प्लस 2D। तो इन दोनों में फिर डी का डिफरेंस है, और इसी तरीके से आगे। तो अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो आप देखें कि डी कितना कितना ऐड हो रहा है। सेकंड टर्म में 1D ऐड होता है, थर्ड टर्म में 2D ऐड होता है, फोर्थ टर्म में 3D ऐड होता है। यानी कि अगर हमारे पास पहली टर्म हो ए, तो कोई भी nth टर्म अगर हमें मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, n-1 इंटू डी कर देंगे। जैसे थर्ड टर्म है तो ए ये आ गया, और ये 2 क्या है, n-1, n इस केस में 3 है, n की जगह 3 लगाएंगे तो 2D बन जाएगा। तो आपके पास फार्मूला आ गया nth टर्म का, और इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज लास्ट टर्म l। एक ही बात है, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। nth टर्म कह दें, यानी कि n पोजीशन के ऊपर कौन सी टर्म है, या इसको लास्ट टर्म कह दें, क्योंकि nth पोजीशन को हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। जैसे इस केस के अंदर ये लास्ट टर्म है, लेकिन अगर हम केस सिर्फ इतना सा लें तो ये लास्ट टर्म हो जाएगी। अच्छा, ये फार्मूला आपके पास आ गया nth टर्म मालूम करने के लिए। अब आते हैं हम अरिथमेटिक मीन फॉर सीरीज के लिए। अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज फॉर द एपी। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज। अब आप देखें कि 3 टर्म्स, जैसे एग्जांपल अभी हमने ली थी 5, 10, 15, 20, 25 और 30। इसमें से कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें। हम पहले इन तीनों को लेते हैं। आप इसमें से फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके देखें कि क्या आंसर आता है। 5 प्लस 15, और अगर हम इसका अरिथमेटिक मीन लें तो डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 10। और आप देखें कि 10 मिडल टर्म है। अब आप इन तीनों को ले लें, 10, 15 और 20। तो 20 और 10 की का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इज इक्वल टू 15। ये मिडल टर्म है। इसी तरीके से कोई सी भी 3 टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें, ये 3 है, तो इसमें 20 और 30 का अरिथमेटिक मीन मिडल टर्म के इक्वल होगा। तो अगर 3 टर्म कंसेक्यूटिव टर्म है ए बी सी,
जैसे कि 5, 10 और 15 ये ए बी सी है। तो मिडल वैल्यू कैसे निकलेगी, वो फर्स्ट और लास्ट यानी कि लेफ्ट और राइट के ऊपर जो इसकी टर्म्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन होगा। ये मिडल टर्म आप मालूम कर सकते हैं किसी की भी। अच्छा, अब इसी की मदद से हम सम की तरफ जाते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज का सम अगर मालूम करना हो तो उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे ये एक सीरीज लें 3, 6, 9, 12, 15 और 18 ये इवन नंबर हैं, यानी कि 6 टर्म्स हैं, ऑड नंबर्स में नहीं है, ये 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स यानी कि इवन नंबर में टर्म्स ली गई हैं। तो इसमें आप देखें कि अगर आप फर्स्ट और लास्ट इधर से पहला लें और इधर से भी पहला लें तो इन दोनों का सम यानी कि 3 + 18 देखें 21 आ गया, यानी कि इसका और इसका सम दोनों एक्सट्रीम ले लिए आपने तो 21। अच्छा, अब इन दोनों को छोड़ दें तो ये दोनों एक्सट्रीम बन गई, इन दोनों का सम लें, देखें ये भी 21 है। अब अगर आप इन्हें भी छोड़ दें तो ये दोनों हैं, यानी कि ये इनका भी सम देख लें पहले, ये भी 21 है। तो यहां से हमें पता चला कि सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस टर्म्स इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, ए की वैल्यू होगी। इक्वी डिस्टेंस से क्या मुराद है कि लेफ्ट और राइट से इक्वल डिस्टेंस, ये एक्सट्रीम, फिर इधर से एक इधर करें और इधर से भी एक इधर करें तो 6 और 15 इनका दोनों का सम भी 21 है। अब अगर दो इधर से छोड़ दें और दो इधर से छोड़ दें तो बीच में 9 और 12 आया, इन दोनों को सम करें तो ये भी 21 है। तो ये एक प्रॉपर्टी इसमें नजर आती है कि एक्सट्रीम की सेम पोजीशन वाले अगर हम टर्म्स लें तो उनका सम कांस्टेंट होगा। अब इसमें इस तरह के पेयर यानी कि एक्सट्रीम के पेयर, ये जैसे 3 और 18 का पेयर है, 15 और 6 का, तो ये दो नंबर है, एक ये, तो टोटल टर्म्स इसमें कितनी थी 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स थी। तो इस तरह के सेट कितने बने, ये बने n/2, ऐसे ऐसे n/2 बने, और हर सेट का सम क्या था, वो एक कांस्टेंट वैल्यू थी, जैसे 21 आ रही है। तो और ये सेट की वैल्यू कैसे मालूम करें, ये 21 कैसे आया, एक्स फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर लें। तो अगर हम इसमें a + l करें तो देखें इस एग्जाम्पल के मुताबिक ये 21 है फर्स्ट और लास्ट, और टोटल इस तरह के सेट कितने बने 21 के, ये n/2 होंगे। 3 सेट्स बन रहे हैं, एक सेट ये और एक ये वाला सेट, तो 3 सेट ये बने। तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सम आ जाएगा हमारे पास। जैसे इन तीनों को ऐड कर लें 63 आया, यानी कि 21 × 3 = 63। तो ये क्या बना, टोटल n कितना है 6, a3 + l18, तो ये हो गया 3 × 21 एंड दिस इज इक्वल टू 63। तो इस तरीके से आप इस रिलेशन से जब आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता हो तो आप सम इस रिलेशन से मालूम कर सकते हैं। या फिर इसका अपना एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि सम मालूम करना है सीरीज का, तो n/2 इंटू 2a + n-1 d, ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं हम, n/2 इंटू 2a + n-1 d। अब इसमें देखें इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें लास्ट टर्म दी हुई है और इसमें कॉमन डिफरेंस मौजूद है। इसमें कॉमन डिफरेंस का रोल नहीं है, अगर जो डाटा जिस किस्म का होगा उसके मुताबिक आप इसमें से रिलेशन ले लेंगे। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म मौजूद है, एन मौजूद है, तो सम इससे निकल आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस एन ए मालूम है तो सम इससे भी मालूम हो सकता है। चलें अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल है ये जी 357 363 369
और इसमें आपने 10th टर्म बतानी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 10th टर्म क्या होगी। तो आप डाटा निकालें इसका। ए तो आ गया 357, डी क्या होगा, ये होगा 363 माइनस 357 और ये इक्वल है 6 के। तो डी आपके पास हो गया 6 और एन की वैल्यू है 10 क्योंकि हमने 10th टर्म बतानी है। तो लास्ट टर्म या एनएस टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 357 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 357 प्लस 9 इंटू 6 एंड 357 प्लस 54 और ये इक्वल होगा 411 के। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें सीरीज आपके पास ये है 201, 208, 215 और ये अप टू 369। इसमें आपने नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, यानी कि एन बताना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 201 से लेकर 369 तक इस सीरीज में। तो इसमें देखें डाटा क्या है, ए की वैल्यू है 201, डी इक्वल आ रहा है 208 माइनस 201, ये हो जाएगा 7, यानी कि 208 माइनस 201 ये 7 आ गया। लास्ट टर्म है या एनएस टर्म है एल इज इक्वल टू 369, एन हमने बताना है। तो इसके लिए हमारे पास क्योंकि एल मौजूद है तो एल वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। लास्ट टर्म है 369, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल है 369 इज इक्वल टू 201 ए की वैल्यू प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस है 7। ये इस तरफ आकर माइनस हो गया, जब इसमें से माइनस होगा तो ये बचेगा 168। ये 201 इसमें से माइनस हो गया, 168 आ गया प्लस एन हमने बताना है तो ये 7n माइनस 7। अब ये 7 इस साइड पर आकर ऐड हो गया और ये बन गया 175 इज इक्वल टू 7n और n होगा 175 ओवर 7 एंड दिस इज इक्वल टू 25। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। इसमें आपको सीरीज दी गई है -8, -5, -2 और ये अप टू 7। इसमें आपने सम बताना है, सम ऑफ द सीक्वेंस। तो अगेन डाटा लेते हैं, a इज इक्वल टू -8। अब इसमें लास्ट टर्म हमारे पास है l, l इज इक्वल टू 7 और कॉमन डिफरेंस है -5 माइनस -8, -5 प्लस 8 इज इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू है 3। अब सम मालूम करने के लिए हमारे पास रिलेशन है s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब मसला ये है कि हमारे पास n नहीं है क्योंकि a की वैल्यू भी है l की वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास n नहीं है। तो n मालूम करने के लिए, क्योंकि लास्ट टर्म इसने दी हुई है तो यहाँ से n कैलकुलेट करते हैं। l लास्ट टर्म भी है और d भी है, तो हम कहेंगे कि nth टर्म जो कि लास्ट टर्म है l इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एल की वैल्यू है 7 और ए इसमें है -8 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है 3। ये 8 इधर आकर ऐड हो गया, 15 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। ये -3 इधर जाकर ऐड हो गया तो 18 इज इक्वल टू 3n एंड n इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6। अब ये 6 हम इस फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं जो n की वैल्यू है। तो सम के लिए n की वैल्यू आ गई 6 जो यहाँ से आई है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए हमारे पास है -8, लास्ट टर्म है 7, ये हो गया 3 इंटू -1 एंड दिस इज इक्वल टू -3। ये सीरीज का सम है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके लिए आप देखेंगे मतलब ये सीरीज ली जाती है, अब इसमें हर नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है। आप देखेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट आ गई, उसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो 64 यानी कि नेक्स्ट टर्म आ गई। अब 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 256 आ गया, यानी कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन से ये नेक्स्ट टर्म आती है। तो इसका मतलब है यहाँ एक कॉमन रेशो मौजूद है हर कन्वेक्टिव टर्म में। कॉमन रेशो जो है वो इस केस में क्या बन रही है, वो है 4, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि r वो नंबर है जो हर प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अगर 64 को 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 यानी कि नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अगर ये जो 1 है इसको हम कहेंगे दिस इज a, तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, इसको r से मल्टीप्लाई किया, फिर इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, इसको r से मल्टीप्लाई किया तो ये r की पावर हो गई 2। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, इसको एक और r से मल्टीप्लाई करें तो a r की पावर 3 हो गई। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, इसको एक और r से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और लेकिन r की पावर n से एक कम है। तो इस लिहाज से अगर हमने nth टर्म बतानी हो, nth टर्म, तो वो होगी a इंटू r n माइनस 1। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए nth टर्म या लास्ट टर्म जहाँ तक भी कंसीडर किया जा रहा है वो मालूम करने के लिए हम a r n माइनस 1 ये रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन होता है दो, अगर a और b दो नंबर हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है ना a इंटू बी का स्क्वायर रूट होगा। अब हम सीरीज के लिहाज से देखते हैं, अगर सीरीज की 3 कंसेक्टिव टर्म है a b c, जैसे कि ये था 1 4 16, ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं, तो अब इसमें कॉमन रेशो कहाँ से आती है, रेशो जैसे अभी पिछले अगर हम उसमें देखें तो रेशो कैसे निकल रही थी कि r इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म को, जैसे 4 को 1 से डिवाइड कर दें रेशो आ गई 4, या फिर 16 को 4 से डिवाइड कर दें, 16 को 4 से डिवाइड कर दें तो 4 आ गया। तो कॉमन रेशो आती है a n यानी कि nth टर्म और डिवाइडेड बाय उससे प्रीवियस टर्म, ये r हमारे पास आता है। यानी कि एक टर्म को उसकी पिछली टर्म से डिवाइड कर दें तो कॉमन रेशो आ जाएगी। जैसे 64 है, इसको अगर हम इसकी प्रीवियस टर्म थी 16 उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशो 4 आ जाती है। अब ये हमारे पास मौजूद है, यही चीज़ कॉमन रेशो निकालते हैं a और b की।
तो b नेक्स्ट टर्म थी, इसको प्रीवियस से डिवाइड किया तो ये हमारे पास कॉमन रेशो आ गई r। अब b और c को अगर देखें तो c को जब b से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशो, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों r देंगे। इन दोनों में कॉमन रेशो b ओवर a, इन दोनों में कॉमन रेशो c ओवर b, तो ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ac और b इज इक्वल टू ac का अंडर रूट। देखें कि ये जो दरमियान वाला नंबर है, दरमियान वाली जो टर्म आएगी, तीन कंसेक्टिव टर्म्स अगर सीरीज की लें जैसे 1 4 16 है, तो जो मिडिल टर्म है वो दोनों एंड वाली टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है। जैसे 4 जो है वो इक्वल है 1 इंटू 16 का अंडर रूट इक्वल टू 4, यानी कि 16 और 1 का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मिडिल टर्म यानी कि 4 है। अच्छा, अब इसी के अंदर जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में किया था, यहाँ पर भी एक चीज़ पाई जाती है, जैसे 1 4 16 64 है। अब आप देखें कि वही चीज़ अप्लाई करें कि एक्सट्रीम या इक्वी डिस्टेंस, इसमें भी इक्वी डिस्टेंस जो टर्म है उनका प्रोडक्ट सेम होता है। जैसे एक्सट्रीम के ऊपर ये दोनों लें तो 64 इंटू 1 इज इक्वल टू 64। अब अगर इन दोनों को लें यानी कि इधर से एक इधर और इधर से एक इधर, तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 64। इसी तरीके से अगर ये 6 टर्म्स होती तो तब भी यही सिचुएशन होनी थी कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे ये एक्सट्रीम था ये भी एक्सट्रीम था, इससे एक इधर तो इधर से एक इधर, ये दोनों टर्म्स को जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो सेम आएगा। तो हम कहेंगे कि ये इक्वी डिस्टेंस टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है जो कि 64 है। लिहाजा इससे हमारे पास जो फार्मूला बनेगा सम के लिए वो होगा सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम वो इक्वल होता है a इंटू r की पावर k माइनस 1, या n ले लें वो एक ही बात है, r माइनस 1, जबकि r ग्रेटर देन 1 है। अगर r लेस देन 1 हो तो ये रिलेशन होगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n या k ओवर 1 माइनस r when r is less than 1। ये दो रिलेशन होंगे सम के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वो क्या होगी कि जब टर्म्स जो है वो इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो इसमें फर्दर दो केसेस बनते हैं। इनफाइनाइट सीरीज के लिए दो केसेस बनते हैं, पहला केस और इधर हम सेकंड केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस में व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 और r इज लेस देन -1, यानी कि r की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 हो और इनफाइनाइट सीरीज हो तो आप देखें कि इसका जो सम होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे ये 1 4 16 64, ये तो आगे चलता जाएगा, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि r जो है वो ग्रेटर देन 1 है, जैसे इस केस में 4 है। अब मल्टीप्लाई करते जाएं ये तो बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, तो इसलिए इस सम को कहते हैं कि ये इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू होगी जो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अब अगर हम केस लें सेकंड केस में है कि -1 इज लेस देन r इज लेस देन +1, यानी कि r की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन 1 है।
अब डिक्रीजिंग टर्म है, तो डिक्रीजिंग टर्म्स में इन्फिनिटी तक जाते जाते जब बहुत नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएं तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, यानी कि नेग्लिजिबल हो जाती है, तो नियरली इक्वल टू जीरो हो जाती हैं आखिरी टर्म्स जो हैं, तो इसलिए उनको इग्नोर कर देते हैं और बाकी टर्म्स का हमारे पास सम आ जाता है। जैसे अगर आर को हम ले लें 1/4 और ये सीरीज हो, तो देखें ये हो जाएगा 16, पहली टर्म ले ली, फिर 4 से डिवाइड हुआ, 4 आ गया, फिर 1 आ गया, तो आप देखेंगे इससे आगे जो टर्म जाएगी वो छोटी होनी शुरू हो जाएंगी, और ये जब बहुत ज़्यादा नंबर आगे जाएगा तो ये फैक्टर बहुत ही कम रह जाएगा क्योंकि ये बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। तो इस केस में हम कहते हैं कि अगर r की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है तो सम ऑफ सीरीज इन्फिनिटी तक वो इक्वल होगा a/1 माइनस r के। देख लें इसमें क्या चीज आ रही है कि अगर r की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इनफाइनाइट सीरीज का सम इन्फिनिटी कहलाएगा, और अगर r एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, यानी कि फ्रैक्शन में हो r की वैल्यू, तो उसका सम होगा a/1 माइनस r के। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। मतलब फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये है 7, 14, 28, 56, ये सीरीज है और आपने या हमने 10th टर्म बतानी है, 10th टर्म, यानी कि अब डाटा देखें, ए तो हो गया 7, अब आर क्या होगा, आर होगा 14/7 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये आर इज ग्रेटर देन 1 है, और एन जो है उसने खुद दिया है 10, एन इज इक्वल टू 10, तो अब 10th टर्म वाली बतानी है, यानी कि एन टर्म इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ये रिलेशन लगेगा। तो ए की वैल्यू है 7, आर की वैल्यू है आर इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 10 माइनस 1, ये हो गया 7 इंटू 2 रेज टू द पावर 9 एंड दिस इज इक्वल टू 7। अब 2 रेज टू द पावर 9 किसके इक्वल है, ये है 512 के। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3584, ये nth टर्म यानी कि 10th टर्म है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लें, इसमें फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें हमने n बताना है, जबकि सीरीज क्या है 2, 6, 18 और ये इसी तरह चलते चलते 14, 58 तक n की वैल्यू बताएंगे, क्योंकि 2 से एक सीरीज शुरू हुई है और इस तरह से इंक्रीज होते हुए 14, 58 तक पहुंची है। तो n क्या बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। देखें इसमें आपके पास है a इज इक्वल टू 2, अब लास्ट टर्म हमें पता है वो 14, 58 दी गई है, और a इज इक्वल टू 2 है, r इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 है, तो लास्ट टर्म या nth टर्म इज इक्वल टू a r n माइनस 1, ये आ गया। l की वैल्यू है 1458 के, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू है हमारे पास 3 और n हमने बताना है 10n माइनस 1। अब ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये 729 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। अब 729 27 का स्केयर है और ये है 729 जो है वो 27 का स्केयर है, और 27 है 3 की पावर 3 के इक्वल, यानी कि 729 हो गया 3 की पावर 6, तो ये हो गया 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 3n माइनस 1। अब कॉमन बेस है तो हम कहेंगे कि पावर्स भी इक्वल होंगी, n इज इक्वल टू 7 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 7 होगी।
अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो है इंसर्ट थ्री geometric mean between 1 and 81, यानी कि 81 और 1 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आपने इंसर्ट करने हैं। तो देखें कि ये 1 और 81, अब दरमियान में 3 टर्म्स और आनी है, ये 3 टर्म्स। तो अगर ये a है तो ये क्या होगी, ए आर होगी, ये क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, ए आर 3 होगा, और ये खुद ए आर 4 है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए आर 4 इज इक्वल टू 81। देखें होना क्या था कि पहली टर्म ये ए है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, आर से मल्टीप्लाई करके आएगी, फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, एक और आर से मल्टीप्लाई होगा, ये भी आर से मल्टीप्लाई होगी, ये आ गई ये फोर्थ टर्म हमारे पास आ गई 81 जो उसने खुद दी थी। तो क्योंकि दरमियान में 3 आनी है टर्म्स, एक ये खुद हो गई, तो टोटल 5 टर्म बनती हैं। तो लास्ट टर्म जो है वो ए आर 4 है। अब ए की वैल्यू हमारे पास है 1, ये तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 रखते हैं, तो आर 4 इज इक्वल टू 81। अब 81 है 3 की पावर 4 के इक्वल, तो ये हो गया आर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। इट्स मीन बेस भी सेम होंगी, आर इज इक्वल टू 3। ये आपके पास रेशो आ गई इसकी। तो रेशो आने से अब ए की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 3, क्योंकि आर की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 1 है। ये क्या होगा, ये 9 होगा क्योंकि आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू 3 है। ये क्या होगा, ये 27, यानी कि अब सीरीज बन गई आपके पास 1, 3, 9, 27 एंड 81। देखें ये 3 ज्योमेट्रिक मीन दरमियान में आ गए। अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये ज्योमेट्रिक मीन है नहीं, तो आप मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेकर देख लें कि ये एक दूसरे के मिसाल के तौर पे 139, तो 9 इंटू 1 का अंडर रूट 3 होता है, यानी कि ये आ गया। इसी तरीके से अब 3 इंटू 27 का अंडर रूट, ये हो गया 3 की पावर 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 की पावर 2, दिस इज इक्वल टू 9। तो देखें 3, 9 और 27 तीनों में ये जीपी है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। इसी तरीके से 81 इंटू 9 का अंडर रूट क्या होगा, ये हो जाएगा 9 और 3, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो अगर ये 3 टर्म्स लें तो इसका ज्योमेट्रिक मीन 9 और 81 का 27 है। इसका मतलब है ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स हैं 1 और 81 के दरमियान। अब नेक्स्ट एग्जांपल में है सम मालूम करना है डिक्रीजिंग सीरीज का, 1, 1/2, 1/4 और ये इन्फिनिटी तक। तो ये है सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू सम अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर। ए की वैल्यू है 1 और आर इसमें आ रहा है 1/2, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1 को 1/2 से डिवाइड करें तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करें तो 1/4 आ जाएगा। तो इसलिए आर की वैल्यू है 1/2। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 1 माइनस हाफ, तो बाकी बचा हाफ, और ये हो गया 2 के इक्वल। तो इसका मतलब है आपके पास सम जो है अप टू इन्फिनिटी 2 है। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.